अभी जो हम बात कर रहे हैं बच्चों, वित्तीय प्रबंधन और योजना के तहत में ये सेकंड वीडियो है 16.2 जो मैं ले रही हूँ, ठीक है, जिसमें पारिवारिक आय से संबंधित है। पारिवारिक आय का तात्पर्य सभी प्रकार की आय एक निश्चित अवधि में सभी पारिवारिक सदस्यों को सभी स्रोतों से प्राप्त आय का कुल योग से है। यह वार्षिक, मासिक, साप्ताहिक अथवा दैनिक भी हो सकती है। हालांकि सरकारी उद्देश्यों के लिए वित्त वर्ष की जो वार्षिक आय कहलाती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर कहलाता है, ठीक है। आय के रूप कौन कौन से हो सकते हैं? मजदूरी, वेतन, कारोबार से लाभ, कमीशन, संपत्ति से आने वाला किराया, नकदी ऋण के ब्याज, लाभांश, पेंशन, उपहार, रॉयल्टी, स्वामित्व, बख्शिश, दान, बोनस, सब्सिडी, आर्थिक सहायता, चैरिटी आदि। पारिवारिक आय के प्रकार। पारिवारिक आय के 3 प्रकार हम बढ़ सकते हैं। वास्तविक आय। वास्तविक आय में कहाँ आती है? मौद्रिक आय भी आती है और मानसिक आय भी आती है। इससे पहले के विभिन्न प्रकार के पारिवारिक आय के बारे में विस्तार से हम समझना चाहिए कि धन क्या है, इसका क्या कार्य है। दाम कराए काम अर्थात वह धन जिसमें हम अपने काम करा सकते हैं। धन के 2 महत्वपूर्ण कार्य है, विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करना और मूल्य का मापक के रूप में। इस प्रकार धन ऐसी चीज है जो सामान्यतः वस्तुओं के बदले में स्वीकार की जाती है तथा इसके संदर्भ में अन्य वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है। धन का महत्व है। धन विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है तथा विनिमय में होने वाले खर्च का समाप्त करता है। धन मूल्य का मापक अर्थात सामान्य मूल्य वर्ग के रूप में कार्य करना पड़ता है, अर्थात जिसके संदर्भ में अन्य वस्तुओं का मूल्य अभिव्यक्त किया जाता है। यह आस्थगित अदायगीकरण मानकों के रूप में कार्य करता है, जिससे बचत विनिवेश को बढ़ावा मिलता है। पूंजी निर्माण का आधार है, इसलिए यह बेहतर जीवन स्तर के लिए जरूरी है। धन का संग्रह लंबे समय के लिए होता है, जिससे उत्पादन में निवेश के लिए संचयन परिवार के लिए बेहतर जीवन स्तर को बढ़ावा मिलता है। धन आय रूपों और पैसों के रूप में क्रय शक्ति के रूप में एक निश्चित अवधि में परिवार के कोष में यह परिवार की मजदूरी, वेतन, बोनस, कमीशन, किराया, लाभांश, ब्याज, सेवानिवृत्ति आय, रॉयल्टी परिवार के किसी सदस्य के भत्ते के रूप में प्राप्त होता है। धन आय दैनिक जीवन के लिए वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं में परिवर्तित खर्च होती है तथा उसका एक भाग अक्सर भविष्य में इस्तेमाल करने के लिए निवेशकों के उद्देश्य हेतु बचत के लिए किया जाता है। विभिन्न परिवार के धन आय आवृत्ति प्रवाह की प्रणाली अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कृषि एक प्रमुख पेशा है। किसान की आय नियमित नहीं है, किंतु जब वह अपनी फसल बेचता है तो धन अर्जित करता है। वर्ष में 2 फसल उसको खरीफ और रबी की फसल प्राप्त होती है। इसके विपरीत नौकरी पेशा व्यक्ति की अपनी आय नियमित होती है। वास्तविक आय की बात करेंगे। परिभाषा अर्थशास्त्री द्वारा एक निश्चित अवधि के भीतर मानवीय जरूरतों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह के रूप में होती है। इस परिभाषा की 3 महत्वपूर्ण बातें हैं, इस प्रकार है। वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह है, यह स्थिर नहीं होती है। इसमें कोई वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती है जो धन में उपलब्ध हो सकती है या नहीं भी। उदाहरण के लिए अपने खेत के उत्पादन, घरेलू सेवाएं, इसमें समय सम्मिलित होता है। यह 1 माह अथवा 1 वर्ष के लिए हो सकती है। वास्तविक आय 2 प्रकार की होती है, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष आय। प्रत्यक्ष आय जिसमें धन का उपयोग किए बिना पारिवारिक सदस्यों के उपलब्ध वस्तुओं सेवाओं को शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए परिवार के सदस्य, विशेषकर महिलाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाएं जैसे भोजन पकाना, कपड़े धुलना, सिलाई करना, घरेलू बागवानी आदि। एक घर में जिसके लिए पूर्णतः भुगतान किया जाता है। सामुदायिक सेवाएं जैसे उद्यान, सड़कें, पुस्तकालय प्रत्यक्ष आय में अंतर्गत आती है। अप्रत्यक्ष आय इसमें वे वस्तुएं और सेवाएं शामिल होती हैं जो विनिमय सामान्यतः धन के कुछ साधनों के उपरांत ही प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए अच्छे किस्म की सब्जी खरीदने के लिए धन का इस्तेमाल, क्योंकि इसके चयन में व्यक्ति की योग्यता और कौशल निहित होता है। मानसिक आय वह संतोष है जो सेवाओं और माल के स्वामित्व एवं उपयोग के फलस्वरूप प्राप्त होती है। इसके वास्तविक आय से प्राप्त संतोष के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मानसिक रूप को रुपए की राशि में बता पाना कठिन होता है। यह गुप्त आय का एक रूप है। यह अगोचर है, वस्तुपरक है तथा जीवन की गुणवत्ता के संदर्भ में बहुत ही आवश्यक है, ठीक है।
अभी हम बात करेंगे आय प्रबंधन की। आय प्रबंधन को सभी प्रकार की आय का इस्तेमाल करने के नियोजन, नियंत्रण, मूल्यांकन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसका उद्देश्य लगभग उपलब्ध स्रोत से पूर्णतः संतुष्टि प्राप्त करना था। आय समान होने के बावजूद किन्हीं दो परिवारों की आवश्यकता और इच्छा के समान ही होगी, अतः प्रत्येक परिवार को उसके लक्ष्यों या जरूरतों, इच्छाओं पर ध्यान में रखकर व्यय की योजना बनानी चाहिए। कारगर तथा आय प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि परिवार अपने सभी उपलब्ध स्रोतों की पहचाने तथा उसका विश्लेषण करें। बजट की बात करते हैं। बजट क्या होता है? आय और व्यय का ब्यौरा बजट कहलाता है। धन के उपयोग के लिए बजट नियोजन का एक आम तरीका होता है। बजट भावी व्यय एक योजना है। प्रबंधन की एक प्रक्रियाओं का एक चरण भी होता है, जैसे कि धन पर लागू होता है। इसकी सफलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। इसके यथार्थवादी एवं लचीले होने पर, जिस समूह के लिए यह तैयार की जाती है उसके लिए उपयुक्त होता है। नियंत्रण व मूल्यांकन के चरण में गुणवत्ता होता है। पारिवारिक बजट का एक वर्ष के लिए परिवार की आय और व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत होता है। इसमें उस अवधि के दौरान आय के सभी स्रोतों विभिन्न शीर्षक के अंतर्गत सभी मदों, भोजन, वस्त्र, आवास, मनोरंजन, यात्रा, शिक्षा, स्वास्थ्य, औषधि और बचत का उल्लेख भी किया जाता है। अब बजट निर्माण के चरण की हम बात करेंगे। बजट बनाने के मुख्यतः 5 चरण हैं। प्रस्तावित बजट योजना के दौरान परिवार के सदस्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की सूची तैयार करें। संबंधित वस्तुओं और सेवाओं के समूह में वर्गीकृत कर निम्नलिखित समूह में सहायक हो सकते हैं। भोजन से संबंधित लागत, आवास, घरेलू कार्य, ईंधन, उपयोगी वस्तुएं, शिक्षा, परिवहन, वस्त्र, आयकर, चिकित्सा, व्यक्तिगत भत्ते, विभिन्न मनोरंजन, घर की साज सज्जा, भविष्य के लिए प्रावधान, बचत व सेवानिवृत्ति। प्रत्येक वर्गीकरण समग्र रूप से बजट का योग करके हुए वांछित मदों के लिए लागत का पूर्व आंकलन करके अनुमान लगाना है। अनुमान लगाते समय सामान्य बाजार प्रवृत्तियों का ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि कीमत में वृद्धि हो रही है तो वृद्धि को ध्यान में रखकर ही पर्याप्त गुंजाइश रखनी चाहिए। कुल संभावित आय का अनुमान कीजिए। आय को 2 शीर्षकों सुनिश्चित और संभावित के अंतर्गत रखने को तैयार में सहायक होता है। बजट द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सुनिश्चित आय द्वारा आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। अच्छी किंतु आवश्यक नहीं मदों को संभावित आय से प्राप्त किया जा सकता है। संभावित आय व व्यय के बीच संतुलन रखें। कभी कभी व्यय आय के अधिक है, उसे संतुलित करने के 2 तरीके हैं। एक आय में वृद्धि के द्वारा, उदाहरण के लिए अतिरिक्त कार्य करके अथवा स्वयं में व्यय में कटौती करके, बाहर जाना कम करना अथवा उत्सवों में व्यय कम करके। यह सुनिश्चित करने के लिए योजना की जांच करें कि उसकी सफलता होने के लिए तर्कसंगत समय, निम्नलिखित कारकों के मद्देनजर योजनाओं की जांच की जाती है। परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई है। आपातकालीन के लिए बजट की प्रावधान होना चाहिए। आपातकाल अवधि के लिए अलग से एक संयुक्त निधि रखी जानी चाहिए। समाशोधन की सुनिश्चितता हो। संशोधन जैसे कि बिल, ऋण के देय होने के लिए भुगतान कर देना चाहिए। राष्ट्रीय व विश्वव्यापी दशाओं पर विचार किया जाए, उदाहरण के लिए वैश्विक आर्थिक मंदी। परिवार के दीर्घकालीन लक्ष्यों की पहचान की जाए। बजट निर्माण के लाभ है। नियोजन से परिवार अपनी आय का इस्तेमाल की समीक्षा करता है। विभिन्न श्रेणियों के लिए आवंटित राशि का कुल आय के संदर्भ में अध्ययन किया जा सकता है। बजट से परिवार उन लक्ष्यों को पहले प्राप्त करने के लिए आय का इस्तेमाल कर सकता है जो अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बार बार बिना योजना के खर्च करने से धन की बर्बादी होती है। परिवार के सदस्यों के विचलित होने की संभावना कम रहती है क्योंकि वे तर्कसंगत निर्णय ले सकते हैं। वे परिवार को दीर्घकालीन लक्ष्यों को दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पे है परिवार के बजट के जो लाभ रहते हैं बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगता तो ऐसा ही कि हम क्या कर रहे हैं ये कार्य, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनावश्यक खर्चों पर लगाम लगाने के लिए, आपको आपके खर्च की सीमा तय करने के लिए, ठीक है, और आपको मानसिक संतोष देने के लिए, क्योंकि आपको लगेगा कि हमें कहाँ बचाना चाहिए, कहाँ खर्च करना चाहिए, हमें प्राथमिकता निर्धारित हो जाती है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक कागज पे लिखा ब्यौरा नहीं होता है, ये पूरी प्लानिंग के तहत हमें पूर्ण संतुष्टि प्रदान भी करता है। तो इसका महत्व हम आंक सकते हैं, ठीक है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप थोड़ा सा अपने घर के लिए भी, स्वयं के लिए भी प्रयास करें कि आप अपने घर का ब्यौरा बनाएं, आय व्यय का ब्यौरा बनाएं। तो आपको इसकी जो योजना के पीछे उद्देश्य है उसको आपको, जब हम खुद करते हैं किसी भी कार्य को, तो उसका ज़्यादा तर्क संगत हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे धन प्रबंधन के नियंत्रण के लिए। ठीक है।